हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम संख्या पद्धति के पार्ट 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने केवल 10 प्रश्न हल किए थे। आज हम परीक्षा की दृष्टि से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः हल करेंगे। यदि आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो तथा पिछली सभी वीडियो तथा आने वाली वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो आप पार्ट 3 के प्रश्नों को देख रहे हैं। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, प्रथम केस में या पहले जो है 195 से भाग दिया जा रहा है किसी संख्या में, तो 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। ऐसे प्रश्नों में जो पहले शेषफल बचता है उसमें दूसरे भाजक अर्थात 15 से हम भाग देकर अभिष्ट शेषफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 47 शेष बच रहा है, तो 47 में जो है हम 15 से भाग देंगे तो भागफल जो है 3 आएगा, लेकिन शेषफल जो है 2 आएगा। तो इस प्रकार जो है 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभिष्ट शेषफल जो है 2 होगा, तो ऑप्शन 4 जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी एक संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है, 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। यदि कोई संख्या x की पावर n और -1 के रूप का हो तो वह सदा x - 1 से विभाजित होती है। यहाँ पर n जो है सम या विषम संख्या है, और कोई संख्या यदि x की पावर n और +1 के रूप का हो तो वह सदा x + 1 से विभाजित होती है। यहाँ पर n जो है विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमें संख्या दी रखी है 25 को भाग दिया जा रहा है 26 से, तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं, +1 और -1 लिख सकते हैं। यह भी देखिए 25 ही लिखा गया है। तो हम ध्यान से देखें तो यह संख्या जो है इस रूप का है। यहाँ पर n जो है विषम संख्या है, ये देखिए विषम संख्या है, और यहाँ पर n जो है विषम संख्या है। तो यह सदा x + 1 अर्थात x यहाँ पर 25 है, तो 25 एक 26 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए एक बच जा रहा है, वो भी निगेटिव में। तो ऐसे केस में आप जो है 26 भाजक में जो है एक घटा देंगे, क्योंकि एक जो है नेगेटिव संख्या नेगेटिव में बच रहा है, तो आप उसे एक घटा देंगे तो अभिष्ट शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिष्ट शेषफल 25 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन 3 जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 तथा 4 बचता है। यदि इसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 तथा 4 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न में हम पहले जो है पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। पूर्ण शेष देखिए कैसे निकलता है, हम इसका फार्मूला बता दे रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि 2 भागफल तथा 2 शेषफल हैं, तो ऐसे केस में पहले हम लिखते हैं प्रथम शेषफल यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर क्रमशः 1 शेषफल दिया गया है, तो 1 और धन दूसरा शेषफल 4 गुणे पहला भाजक। आप इससे जो है पूर्ण शेषफल निकाल सकते हैं। 4 चौको 16 1 17, तो पूर्ण शेषफल निकल गया। लेकिन देखिए, यदि ये 3 भाजक तथा 3 शेषफल हो तो पूर्ण शेषफल कैसे निकलता है, इसके लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो प्रथम शेषफल आप कलम से लिख दें कॉपी पर। प्रथम शेषफल पहले लिखेंगे और फिर प्लस द्वितीय शेषफल और गुणे प्रथम भाजक और प्लस तीसरा शेषफल और गुणे प्रथम भाजक और गुणे द्वितीय भाजक। तो यह फार्मूला जो है 3 भाजक तथा 3 शेषफल के लिए है। तो ऐसे आप पूर्ण शेषफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 2 भाजक और 2 शेषफल था, तो पूर्ण शेषफल जो है 17 निकलेगा। तो आप पूर्ण शेषफल यदि निकल जाए तो 17 को जो है अब भाग दिया जा रहा है 5 तथा 4 से, तो यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, 5 3 15। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 शेषफल बच रहा है
5 3 15, 3 भागफल 2 शेषफल। और फिर जो है इसको अब 4 से भाग दें, क्योंकि 5 और 4 से भाग कहा गया है। तो अब यहाँ पे 4 से भाग यदि 3 में देंगे तो यहाँ पर शेष भागफल जो है 0 आएगा, शेषफल जो है 3 आएगा। तो यह जो है आपका अभीष्ट शेषफल मिल जाएगा। तो 2 और 3 इसका उत्तर होगा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या दी गई है जो कि 11 से विभाज्य है। इसमें 2 डिजिट पर a लिखा गया है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम जान लें 11 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। जिस संख्याओं के लास्ट में जिस संख्याओं के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, ये सब संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। अब देखिए सम स्थान तथा विषम स्थान क्या होता है, हम संख्या लेके बता रहे हैं। 7 है, 3 है और 8 है और a है और 6 है और a है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये विषम स्थान है, इनका योग और सम स्थान ये दिया गया है। ये विषम स्थान है जो ऊपर लाइन दी गई है। तो हम विषम स्थान 7 8 15 6 21, उसका योग 21 हो जा रहा है। और सम स्थान के अंकों का योग 3 प्लस a और प्लस a है। इनका अंतर जो है प्रथम केस में 0 आना चाहिए, तब भी विभाजित होगा। अगर 11 आ रहा है तब भी, तो ऐसे 22 आ रहा है तब भी, ऐसे जो है संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। तो a का मान कौन सा हो सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21 चाहिए। तो 8 8 16 और 3 19, तो 9 9 18 3 21। तो यहाँ पर एक तो a का मान 9 आ रहा है, याद रखें। और देखें कोई पॉसिबल मान, यदि हम 4 4 8 3 11 लें तो 21 में से 11 घटाएंगे 10 आ जा रहा है। तो हमें 11 चाहिए, तो ऐसा और कोई पॉसिबल मान नहीं दिख रहा है। तो a का मान जो है 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग दिया गया है। तो इन संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो हम देखिए इसको कैसे निकालते हैं। पहले हम 4 लिख लें और 32 और प्लस 108 है और फिर लास्ट में प्लस 4000। अब हम यदि 4 कॉमन ले लें, प्लस 4/32 प्लस 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और प्लस लास्ट में 1000। देखिए यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 का घन लिख सकते हैं, प्लस 8 को 2 का घन लिख सकते हैं। इसी प्रकार चलता जाएगा। और लास्ट में जो है इसको 10 का घन लिख सकते हैं, याद रखें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि जो घनों का योग है उसका योगफल यदि संख्याएं 1 से शुरू हों तो 10 तक है संख्या, 1 से 10 तक, तो उसके लिए हम जो फार्मूला निकालेंगे 1 से 10 तक के घनों का योगफल निकालने के लिए, हम यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं। n+1 और 2n+1 और बाई 6, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इन फार्मूले का हम, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्याएं हैं तो n की जगह हम 10 रखेंगे और फिर जो है घनों का योग निकाल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर घनों का योग दिया गया है, मैं इसको आपको सुविधा के लिए बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर घनों का योग दिया गया है। तो हम देख लेते हैं। घनों का योग जो है 3025 है, 4 4 5 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 0 0,
1 4 3 12। तो इस प्रकार आप का उत्तर जो होगा ये होगा 12,100। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 तथा 18 है तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में जो योगफल होता है वह ऊपर लिखा जाता है और जो गुणनफल होता है वह नीचे लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। लेकिन हम इसको जो है देख लेते हैं ये कैसे आता है। यदि कोई संख्या हम ए ले लें और एक संख्या हमने बी ले लिया, इसके व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। तो व्युत्क्रम 1/a और एक दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/b। अब हम योगफल निकाल रहे हैं तो ए बी जो है एलसीएम हो गया और यहाँ पर b प्लस ए हो जाएगा, ये जोड़ने पर आएगा। अब हम देख रहे हैं कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल जो आ रहा है, ऊपर जो है संख्याओं का योगफल है अर्थात संख्याओं का योगफल 11 यहाँ पर दिया गया है और गुणनफल जो है नीचे है इनकी दो संख्याओं का। तो यहाँ पर गुणनफल जो है 18 दिया गया है। तो यही जो है आपका उत्तर होगा। तो 11/18 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 1 से 10 तक के घनों का योग दिया गया है तो इन संख्याओं के घनों का योग हमें निकालना है। तो घनों का 1 से 10 तक के घनों का योग हमने जो है आपकी सुविधा के लिए बता दिया है, हालांकि यहाँ पर दिया गया है। तो हमें जो निकालना है उसे देखते हैं। 2 की घाते 3 और प्लस 4 की घाते 3 और प्लस 6 की घाते 3 और प्लस डॉट डॉट है 20 की घाते 3। इसका हमें उत्तर निकालना है। अब जो है देखिए यहाँ पर जो हम कॉमन ले लेते हैं 2 की घाते 3। 2 की घाते 3 यदि कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 4 की घाते 3 को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 4 की घाते 3 यहाँ पे नहीं करके हम दूसरा पेज ले रहे हैं। देखिए 4 की घाते 3 लिखा गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 गुणे 2 और की घाते 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 3 और 2 की घाते 3। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 की घाते 3 कॉमन लिए हैं तो एक 2 की घात 3 बचेगा। तो यही हम पीछे जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यदि हम 2 की घाते 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर जो आपका बचेगा 2 की घाते 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे 6 की घाते 3 है तो 2 घाते 3 यदि निकल गया तो 3 की घाते 3 बचेगा। इसी प्रकार बचता जाएगा और लास्ट में जो है 10 की घाते 3 बचेगा। अब इसका योगफल दिया गया है 3025 और गुणे यहाँ पे 2 की घाते 3 है तो 8 हो जाएगा। अब हम आंसर निकाल ले रहे हैं। 8 × 25 = 40, 8 × 16 = 4 20 और 8 × 0 2, 8 × 3 = 24। तो इस प्रकार 24,200 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 2n को 4 से अगर विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए n है, n को यदि हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आता है। तो यदि हम n को डिस्क्राइब करें, मान लेते हैं भागफल x है तो n बराबर क्या हो जाएगा। n क्योंकि भाजक है, भाज्य है और यहाँ पर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो n जो है इस प्रकार डिस्क्राइब होगा। अब जो है अगर हम दोनों तरफ
यहाँ पे फिर से इसको लिख लें 4x प्लस 3 और n। दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर दें तो 2 चौकों 8x और प्लस 2 तिहाई 6। और यहाँ पर जो हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 को, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8x प्लस 4 प्लस 2। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 2x प्लस 1 और प्लस 2। अब देखिए ये इस तरह से हम 2n को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब कंपेयर करें भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। देखिए यहाँ पर यह जो है भाजक हो गया, यह जो है भागफल हो गया और ये जो है शेषफल हो जाएगा। तो इसका शेषफल जो होगा वह 2 होगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है, 24 अधिक पैर है। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं। तो याद रखें यदि मान लें हम कि x भैंस है तथा y बत्तख है तो इनके सिरों की संख्या भी यही होगी। याद रखें क्योंकि प्रत्येक के पास एक एक सिर होगा। तो यह मान लीजिए आपका जितना भी भैंस और बत्तख मिला के संख्या है उतना ही सिर होगा। अब हम देखिए कहा गया कि पैर की संख्या जो है इनके सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। तो पैरों की संख्या हम निकाल दे रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस इसका दोगुना और 24 अधिक यह पैर हो गया 24 अधिक यह देखिए पैर हो गया। लेकिन हम पैर को दूसरे तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह पैर है, याद रखें यह क्या है पैर है। लेकिन पैर देखा जाए तो एक जो है और यह भी पैर होगा। याद रखें अगर x जो है भैंस है तो एक भैंस के 4 पैर होता है तो 4x कर दें, कुल भैंसों के पैरों की संख्या आ गई। और यदि एक बत्तख के 2 पैर होता है तो यहाँ पर भी 2y कर दें और कुल पैरों की संख्या मालूम हो गई जो कि बत्तख के पैर हैं 2y होगा। और इस प्रकार हम देखा जाए तो कुल पैरों की संख्या 4x प्लस 2y, यहाँ पर भी सब पैरों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर हल कर लें 2x प्लस 2y और प्लस 24 बराबर 4x और प्लस 2y। यहाँ से देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया और 4x इधर है 2x इधर जाएगा तो आपका 2x बचेगा और यहाँ पर 24। अब x बराबर 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो पैरों की संख्या होगी वह भैंसों की जो संख्या होगी पूछा गया है भैंस कितनी है तो समूह में भैंसों की संख्या जो है 12 हो जाएंगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 8 घाते 20 और 15 घाते 24 और 17 घाते 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए यदि 8 घाते 20 है, 8 घाते 20 दिया गया है और गुणे 15 की घाते 24 है और गुणे 17 की घाते 15 है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो इसको हम 2 की घाते 3 और पूरे की घात 20 लिख सकते हैं और गुणे इसको लिख सकते हैं 3 की घात 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं तो 3 घाते 24 और 5 की घाते 24 और गुणे 17 की घाते 15 लिख सकते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 20 3 60। दो जो अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 60 जो है 2 है
तो यहाँ पर हम 60 लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 2 जो है 60 ठो है और 3 जो है 24 ठो है। प्लस करना है हमें, क्योंकि पूछा गया है कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 24 24 48 और प्लस और 7 जो है 15 ठो है, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और सब जोड़ेंगे तो 123 आएगा। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।